नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ राममूर्ति और नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था थोड़ा बुद्धि का इतिहास, बुद्धि की परिभाषा और विशेषताएँ। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत। तो आइएगा विद्यार्थियों, अधिक समय न लेते हुए अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। आज का अपना टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक एवं गेरिट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इनके अलावा बुद्धि के प्रकार किसी ने नहीं बताए हैं, केवल बुद्धि के प्रकार बताया है थॉर्नडाइक और गेरिट ने। तो थॉर्नडाइक एवं गेरिट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इनके अनुसार जो बुद्धि 3 प्रकार की होती है वो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अधिक कार्य करता है उसी प्रकार की बुद्धि उस व्यक्ति में उसी प्रकार की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। तो अब एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि और गामक बुद्धि भी कहते हैं। जो व्यक्ति यंत्रों के क्षेत्र में अधिक कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि यांत्रिक या कह दो मूर्त बुद्धि कहलाती है। उदाहरण से समझिए, जैसे इंजीनियर, चालक, मैकेनिक एवं कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन उल्टा दे दिया जाता कि इंजीनियर, चालक, मैकेनिक एवं कंप्यूटर में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। इधर दे देंगे मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि। तो तीनों का मतलब एक ही है और मूर्त बुद्धि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि की ओर। अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति शब्दों का विशेष उपयोग करता है तथा इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार इत्यादि बनते हैं। विद्यार्थियों, पिछली एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक होती है। तो शब्दों, अंकों एवं सूत्रों को समझने के लिए अमूर्त बुद्धि आवश्यक होती है। ये पिछली एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लिखकर ले आई हूँ, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सामाजिक बुद्धि की ओर। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है। इसी बुद्धि के कारण व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कौन सी बुद्धि के कारण व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। तो यहाँ आएगी सामाजिक बुद्धि, थॉर्नडाइक के अनुसार एवं गेरिट के अनुसार। उदाहरण से समझिए, जैसे मंत्री, व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अब है विद्यार्थियों बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। आइएगा विद्यार्थियों, बुद्धि के सिद्धांतों को समझते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो आने लायक है मैं उन्हीं को लेकर आई हूँ। पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांतों को। बुद्धि के सभी सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। बुद्धि के सभी सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्लासिकल सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। विद्यार्थियों, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा और मैं अपनी बुक से आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ।
तो आपको नोट करना है, पढ़ना है और समझना है। बुद्धि के सभी सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है और ये दो भाग है। पहला है क्लासिकल सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांतों में उन सिद्धांतों को रखा गया है जो 19वीं सदी से पहले की सिद्धांत है, और आधुनिक सिद्धांतों में उन सिद्धांतों को रखा गया है जो 19वीं सदी के बाद की सिद्धांत है। अब यहाँ बात की जाए आधुनिक सिद्धांतों की, तो आधुनिक सिद्धांतों को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है कारकीय सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत, तो अगला पेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो मैं आपको ओरल में बता देती हूँ। आधुनिक सिद्धांत को भी दो भागों में बांटा गया है और ये दो भाग है। पहला है कारकीय सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। बात की जाए कारकीय सिद्धांतों की, तो कारकीय सिद्धांतों में उन सिद्धांतों को रखा गया है जो बुद्धि में खंडों एवं तत्वों को मानते हैं, और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में उन सिद्धांतों को रखा गया है जो बुद्धि में खंडों एवं तत्वों को नहीं मानता, जबकि इन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि का विकास क्रमानुसार धीरे धीरे होता है। आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। ये पेज डिस्टर्ब हो गया है तो मैं आगे बता देती हूँ। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत में तो बुद्धि में खंडों और तत्वों को मानते हैं, जबकि प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में खंडों एवं तत्वों को नहीं मानते। इनमें बुद्धि का विकास धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों को 1970 में स्वीकार किया गया था। आया हुआ क्वेश्चन है, कब माना गया है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों को? तो इनको 1970 से स्वीकार किया गया है। और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में सर्वप्रथम जीन पियाजे के सिद्धांत को माना गया है, और वर्तमान समय में स्टेनबर्ग के सिद्धांत भी इसमें शामिल है। अब कारकीय सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात की जाए कारकीय सिद्धांत की, तो उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो बुद्धि में खंडों एवं तत्वों को मानते हैं। कारकीय सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत का प्रवर्तन 1911 में जॉनसन, बीने और स्टर्न के द्वारा किया गया था। एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और निरंकुशवादी सिद्धांत किसने कहा है? तो जॉनसन ने कहा है। आया हुआ क्वेश्चन है। इस सिद्धांत में बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित होती है और समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त होती है, और वर्तमान में ये सिद्धांत अमान्य है। आगे बढ़ते हैं द्वितत्व सिद्धांत की ओर। दूसरा सिद्धांत है द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, और राजतंत्रीय सिद्धांत किसने कहा? तो जॉनसन ने कहा है। और एक तत्व सिद्धांत को क्या कहा था जॉनसन ने? निरंकुशवादी सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत का दूसरा नाम है मानसिक ऊर्जा सिद्धांत, और तीसरा है सामान्य कारक सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है स्पीयरमैन। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया था। स्पीयरमैन का जन्म 10 फरवरी 1863 को इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत को डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। स्पीयरमैन के अनुसार हमारी बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं, जी कारक और एस कारक। जी कारक जन्मजात होता है और एस कारक अर्जित यानी वातावरण जनित होता है। जी कारक को राजा की संज्ञा दी गई है तथा एस कारक को स्पीयरमैन के अनुसार हमारी बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी व एस। जी कारक
मध्य में पाया जाता है तथा एस कारक उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जी कारक को राजा की संज्ञा दी गई है, राजा की तरह माना गया है, जबकि एस कारक को प्रजा की भांति माना गया है। जी कारक जन्मजात होता है जिसमें परिवर्तन असंभव होता है, जबकि एस कारक वातावरण जनित होता है जिसमें प्रशिक्षणों के द्वारा परिवर्तन संभव है। 1911 में थॉर्नडाइक ने, ये मैंने बता दिया है कि स्पीरमैन के अनुसार हमारी बुद्धि में दो कारक होते हैं जो जी और एस। जी कारक मध्य में पाया जाता है जिसके चारों ओर एस कारक घूमता रहता है। जी कारक राजा की तरह होता है तथा एस कारक प्रजा की तरह होता है। जी कारक जन्मजात होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। अगली चीज़ देखते हैं अपन। स्पीरमैन ने 1911 में अपने ही सिद्धांत को बदलते हुए इसे त्रिखंडात्मक बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रवर्तन 1911 में स्पीरमैन के द्वारा ही किया गया था। स्पीरमैन ने अपने ही सिद्धांत में संशोधन कर तीसरा कारक जोड़ा, समूह कारक, जो जी प्लस एस प्लस समूह कारक। यह सिद्धांत विवादास्पद रहने के कारण सर्वमान्य नहीं हो सका। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों चौथे सिद्धांत की ओर। चौथा सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, मात्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार मूल नाम ना देकर अदर नाम दे दिए जाते हैं विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और एक एक को समझना है। मनोविज्ञान समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। इस सिद्धांत का परिवर्तन एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग, अमेरिका में हुआ था। थॉर्नडाइक ने स्पीरमैन की जी योग्यता को 6 भागों में बांटा है। ये 6 योग्यता बताई है इन्होंने: शब्द, अंक, तर्क, दिशा, स्मरण और भाषण। ये 6 बुद्धि, कौन सी 6 बुद्धि? ये जब स्वतंत्र रहती है तो परमाणुवादी सिद्धांत कहलाती है, लेकिन जब संयुक्त होकर समस्या समाधान करती है तो बालू का टीला कहलाती है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया है। जैसे समस्या का स्तर यदि कठिन है तो समाधान की गति धीमी होगी, समय अधिक लगेगा और क्षेत्रफल कम होगा। यदि समस्या का स्तर सरल है तो समाधान की गति तेज होगी, समय कम लगेगा और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो कौन से सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया है? तो इसी सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक ने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का अल्पतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के इस सिद्धांत का प्रवर्तन 1938 में एल थर्स्टन के द्वारा किया गया था। थर्स्टन का पूरा नाम है लुईस लियोन थर्स्टन। थर्स्टन का जन्म 22 मई 1887 को शिकागो यानी अमेरिका में हुआ था। थर्स्टन ने स्पीरमैन की जी बुद्धि को मुख्य माना तथा इसे प्राथमिक योग्यता कहा। थर्स्टन ने जी बुद्धि को 7 भागों में विभक्त किया है, जबकि थॉर्नडाइक ने इसी बुद्धि को 6 भागों में बांटा था। ये 7 भाग है विद्यार्थियों। पहला है शाब्दिक योग्यता, यानी
वर्बल एबिलिटी। बी, अंक योग्यता नंबरिकल एबिलिटी। शब्द प्रवाह योग्यता वर्ड फ्लू एबिलिटी। स्थानिक योग्यता स्पेशियल एबिलिटी। तर्क क्षमता रीजनिंग एबिलिटी। स्मृति क्षमता मेमोरी एबिलिटी। और प्रत्यक्षीकरण जिसे अवधारणात्मक भी कहते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी। तो ये हैं थर्स्टन द्वारा दी गई 7 योग्यताएं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सिद्धांत है अपना प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत को न्यायदर्श सिद्धांत भी कहते हैं, नमूना सिद्धांत भी कहते हैं और प्रतिमान सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रवर्तन 1955 में थॉमसन के द्वारा किया गया था। थॉमसन के अनुसार जब मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के संपादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर उस कार्य विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेते हैं और कार्य संपादन के बाद नवीन संगठन विच्छेदित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत को क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं और इसका प्रवर्तन 1964 में बर्ट एवं बर्नर के द्वारा किया गया था। बर्ट एवं बर्नर ने स्पीयरमैन की जीव बुद्धि को मुख्य मानते हुए इसे 2 भागों में बांटा है। अब विद्यार्थी इसी चीज़ को समझने वाली बात है। थॉर्नडाइक ने जीव बुद्धि को 6 भागों में बांटा है और थर्स्टन ने जीव बुद्धि को 7 भागों में बांटा है, जबकि बर्ट एवं बर्नर ने जीव बुद्धि को 2 ही भागों में बांटा है। पहली है शाब्दिक और दूसरी है व्यवहारिक। दोनों बुद्धि में से व्यक्ति किसी एक में ऐस योग्यता का अर्जन कर लेता है तथा ये ऐस योग्यता ही व्यक्ति की विशेष पहचान बनाती है। बुद्धि के क्रम में जी योग्यता पहले तथा ऐस योग्यता बाद में आती है। तो विद्यार्थियों ये थे आज के बुद्धि के सिद्धांत। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। आज थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है PDF। तो ये हैं बुद्धि के सिद्धांत और जो बचे हुए सिद्धांत हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई हूँ। तो विद्यार्थियों आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।